यूपीआई को अच्छे से दर्शाया गया कि किस तरीके से इंडिया के अंदर डिजिटाइजेशन हो रहा है। उधर अपने सरदार वल्लभ भाई वाला स्टैचू, फिर यहाँ पे आई थिंक एक पोर्ट को दिखा रखा है। अपने वो आकाश गंगा नहीं होती है जो प्लेनेटेरियम, वैसी सी स्क्रीन बना रखी है भाई। पाकिस्तान ने सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रखा है, नमक के अलावा इन्होंने कुछ दिखा नहीं रखा है। भाई तगड़ा शो था, लाइफ में पहली बार मैंने ड्रोन शो देखे हैं ऐसे। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाइयों, जापान के अंदर आज आपके भाई का है तीसरा दिन। पहले तो आज मेरा है ना यहाँ से निकलने का प्लान था, लेकिन कल रात को मैं बता रहा था ना कि यार एक्सपो में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं ना थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप सा हो गया था, कंफ्यूजन था कि जाऊँ या रहने दूँ, जाऊँ या रहने दूँ। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो यार एक दिन और रुकते हैं ओसाका में। इस कारण से अब क्या हुआ है कि भाई पिछले 2 दिनों से जहाँ पे जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था वहाँ पर बुकिंग्स अच्छी खासी आती है। आज मैं एक्सटेंड करने वाला था क्योंकि मुझे ओसाका के अंदर एक्सपो है, एक्सपो 2025। ये जो एक्सपो है ना, ये हर 5 साल में एक बार होते हैं। इससे पहले वाला एक्सपो था दुबई एक्सपो 2020, आपने देखा होगा, मेरे हिसाब से काफी लोगों ने अटेंड भी किया होगा। तो फिर कल रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई एक्सपो में जाऊंगा। थोड़ा महंगा है एक्सपो, लेकिन इस एक्सपो में ना 2 टाइप की टिकट है, एक है फुल डे और एक है इवनिंग टाइम वाली। इवनिंग टाइम वाली जो टिकट है वो थोड़ी सी चीपर है, लगभग शाम के 5 बजे आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो और शाम के 5 बजे से मिडनाइट तक, जिसके आपके लगेंगे आई थिंक 3700 येन, जो होते हैं ऑलमोस्ट 2000 रुपए। तो फिर मैंने वो वाली टिकट परचेज कर ली और भाई अब लगभग शाम के टाइम पे मैं वहाँ पे चला जाऊंगा अपने मेट्रो पकड़ के। 5 बजे मैं एंट्री ले लूंगा एक्सपो के लिए। यार कितनी सही जगह बना रखी है इन्होंने। ये रात को आपने शायद देखी होगी, अभी लोग यहाँ पे बैठ के अपने धूप वूप सेक रहे हैं, कॉफी वॉफी पी रहे हैं, बाहर से खाना वाना खरीद के वो सब कर रहे हैं। और मैं भी भाई अभी अपना जो हॉस्टल है वो चेंज कर रहा हूँ। इससे पहले वाले जिस हॉस्टल में मैं था ना, वहाँ पे एक काइंड ऑफ कैप्सूल वाला कंसेप्ट था, लेकिन एक्चुअल में जो कैप्सूल होते हैं ना वो नहीं थी। लेकिन अब मैं जिस हॉस्टल में जा रहा हूँ ना भाई, वो एक रियल कैप्सूल हॉस्टल है सॉरी, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मजेदार बात यह है कि अभी जिस हॉस्टल में मैं जा रहा हूँ वो पहले वाले हॉस्टल से थोड़ा चीप है और सस्ता है थोड़ा। पहले जिस हॉस्टल में रुका हुआ था इसका नाम था कोरेगा हॉस्टल। ये एकदम नाम्बा मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ मैं पे कर रहा था 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए पर नाइट का। और अभी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने पे किए 1700 रुपए पर नाइट। अभी देखिए यार, एक मैं छोटी सी है ना एली में आ रखा हूँ, छोटी सी गली है, आई थिंक 1 वे गली है फॉर द ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साइड में फुटपाथ नहीं बना सके ना, तो ये वाइड ट्रिप से पैदल चलने वालों के लिए अलग से है ना डेडिकेटेड जगह बना रखी है, दोनों साइड, रोड की उस साइड भी, रोड की इस साइड भी। ये देखिए भाई, ये है मेरा हॉस्टल, कैप्सूल होटल आशी प्लाजा शिनबाइशी ओसाका जापान। ये देखिए, प्लीज टेक ऑफ योर शूज हियर। जूते उतार दी यहाँ पे मैंने अपने। तो भाई मैं अभी यहाँ पे चेक इन कर रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट चाहिए होगा और बस यही है अभी। ये वाला सीन मुझे जापान का भाई गंदा लगा सच में, ये बात मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को। जापान के अंदर है ना, जितने भी होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, जितनी भी एकोमोडेशन है, वहाँ पे आपको चेक इन अराउंड 3 से 4 बजे के आसपास मिलता है यार। नॉर्मली जगह पर आप मान लीजिए 2 बजे के आसपास चेक इन मिल जाता है, कई जगह तो 12 बजे ही मिल जाता है, कई जगह तो 1 बजे मिल जाता है। लेकिन जापान के अंदर ये वाला सीन बहुत गंदा है। यहाँ पे चेक इन आपको 3 से 4 बजे के आसपास, और चेकआउट आपका लगभग मॉर्निंग में 10 से पौने 10 के आसपास। तो इतना ज़्यादा टाइम गैप ये रखते हैं चेक इन और चेकआउट में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई नहीं, अब जैसा है। 3 p.m. ओनली 3 PM? Yes. मतलब रूल को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। अभी टाइम 2:30 बज चुके हैं और आई थिंक इनके पास रूम खाली होंगे, लेकिन अभी भी मेरा चेक इन नहीं कर रहे हैं। तो कई बार एक्सट्रीम में रूल फॉलो करना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन इट्स ओके। So sorry. नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अरिगातो। お願いします。 यू हैव वाईफाई? Bye-bye. ओके। पासपोर्ट है ना, मैं हमेशा इसी में रखता हूँ। सो एक्सपो 1 आवर फास्ट या ओके। इस हॉस्टल की एक चीज़ और बता दूँ, अभी मेरा चेक इन होने में 10-15 मिनट हैं। तो देखिए, प्रोहिबिटेड एंट्री, ड्रंक पीपल विद टैटूज। मैंने पूछा कि ये सच में अलाउड नहीं है, बोलते कोई बात नहीं अगर आपके टैटू हैं। याकुजा गैंग मेंबर्स अंडर 18 ईयर्स ओल्ड। तगड़ा है भाई ये। भाई आपको लगेगा ऐसे ही है, लेकिन याकुजा भाई बड़ी खतरनाक चीज़ है। और अभी यहाँ पे जो रिसेप्शन पे लेडी है, उनसे मेरी बात हो रही थी, काफ़ी देर मैंने बात की, कम से कम 10-15 मिनट। उनसे मैंने पूछा अगर मुझे याकुजा को देखना है तो कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने बोला 1-2 जगह बताई, मैंने मार्क कर ली है। यहाँ से एक दूर एक जगह पड़ती है कोबे,
KOBE। तो वहाँ पे आई थिंक कल जब मैं बुलेट ट्रेन लूँगा ना तो वहीं पे जाके विजिट करूँगा और वहाँ पे भाई मस्त चीज़ दिखाएंगे। याकुजा से मिल तो नहीं सकते और आपको पता भी नहीं चलेगा कि याकुजा है कौन नहीं है। अब यार अंडरग्राउंड मेंबर्स जो होते हैं उनका आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब उधर होंडुरस में था या ग्वाटेमाला में था या फिर एल सल्वाडोर में था, वहाँ के गैंग मेंबर्स के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो थे टैटू। और सेम सीन आपको जापान में जो याकुजा है, जापान के जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है या फिर जापान के जो गैंग मेंबर्स हैं उनके अंदर जो याकुजा है उनके अलग अलग टाइप के टैटू होते हैं। खास करके जो बैक होती है ना अपनी या फिर कमर के ऊपर आपको बड़े बड़े टैटूज मिलेंगे। उनसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि उनकी पोस्ट क्या है और वो कौन सी ग्रुप के मेंबर हैं। मजे आएंगे भाई। अभी जल्दी से थोड़ी देर में चेक इन स्टार्ट हो जाएगा, 10 मिनट है, तब 10 मिनट बैठ के फिर यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, तब अपने फिर एक्सपो की तरफ चलेंगे। ये भाई मेरा चेक इन हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम के अंदर। चेकिंग का भी अनेक इवेंट ही है भाई यहाँ पे। हाँ ये आ गया भाई मेरा, देख रहे हो भाई। कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये तो सिस्टम। अब लाइट कहाँ से ऑन होगी इसकी। भाई बहुत पुराना लग रहा है मेरे लिए। ये भाई मेरा कैप्सूल और यहाँ पे ज़्यादा तेज मैं बोल नहीं सकता। यहाँ पे अलार्म भी है, टाइम गलत है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है नहीं पता। अच्छा इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई थिंक टीवी होगा, लेकिन टीवी बंद हो गया है। ये स्पीकर है और ये चार्जिंग वार्जिंग के लिए। प्राइवेसी के लिए बस इतना ही है, लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते भाई। बड़ी शांति टाइप वाला माहौल है तो कोई बात नहीं भाई, मैं 15-20 मिनट में निकल जाऊंगा यहाँ से। तो भाई अभी निकल गया हूँ मैं और एक बार मैं देख रहा हूँ कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है। मैंने अभी है ना एक बबल टी खरीदी थी तो उस कारण से टाइम लग गया थोड़ा, पर कोई नहीं, टाइम से पहुँच जाऊँगा। बस मेट्रो स्टेशन कहाँ है, थोड़ा और चलना है, मतलब 5 मिनट चल के होमाची स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा और होमाची स्टेशन से डायरेक्ट एक्सपो के लिए मुझे मेट्रो मिल जाएगी। अब जापान के अंदर पंगा क्या है, आपने वो भाई वो देखा हॉस्टल, वो जो अब ये कैप्सूल हॉस्टल, भाई इतने ज़्यादा बेड है ना, क्या ही बताऊँ मैं, पूरा का पूरा भरा हुआ है। और बस पंगा क्या है कि वो नए बेड नहीं है, सारे पुराने बेड है। तो उनमें ना एक वो जब प्लास्टिक पुराना हो जाता है ना तो येलोइश हो जाता है, तो वैसा सा दिख रहा था। मैं वैसे बैग है ना मैं लॉकर के अंदर नहीं रखा है, ऐसे ही खुला छोड़ के आ गया। चांसेस हैं कि कुछ चोरी वोरी नहीं होगा। मेन मेरे को डर था पासपोर्ट और पैसे का, वो मैं रख के आ गया हूँ। लैपटॉप भी खुला नहीं है बैग के अंदर, आई होप ऐसा कुछ ना हो। बाकी तो इसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि मेन जो फ़ोन है और कैमरा ये सब मेरे पास है। भाई मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ मैं। ये देखिए होमाची स्टेशन, चू लाइन, योत्सु बाशी लाइन, मिदोसुजी लाइन। जापानियों का जो आर्किटेक्ट है वो इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है कि क्या ही बताऊँ। आप लोगों को पता ही होगा कि बेचारों के पास भूकंप तो ठीक है। मैं इसको डाल लूँ कहाँ पर, अगर मुझे डस्टबिन नहीं मिला मेट्रो के अंदर तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है। 7 क्लब में आई होप मिल जाए मुझे। मिल गया था, यहाँ पे डाल दिया मैंने। भाई अभी है ना मैं कैश विड्रॉ करके आया हूँ। इंग्लिश टिकट, यूमेशिमा जाना है मुझे, तो यूमेशिमा के लिए 380 की टिकट पड़ेगी मुझे। जापान की कैश की जो शक्ल है वो अच्छी तो नहीं है। किनसे पूछूं यार कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू, अरिगातो गोजाइमासु। आ गया हूँ मेट्रो के अंदर और आई थिंक जापान के अंदर लोग हैं ना मेट्रो के अंदर इतना शोर वोर करते नहीं हैं, चुपचाप वाला सीन ज़्यादा है। तो मैं एकदम चुप ही रहूँगा ताकि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब ना करूँ।
एक्सपो आउटसाइड ओके थैंक यू भाई भीड़ अच्छी खासी आ रही है आप देख ही रहे हो अरे वापस नहीं मिलेगी क्या अरे यार मैं हमेशा सोचता हूँ इन टिकट को कलेक्ट करूंगा और वो सब लेकिन वो टिकट वापस ही नहीं आती हैं तो ये देख लीजिए आपका भाई पहुंच चुका है एक्सपो 2025 आई थिंक ये वाला जो पार्ट है पहले एग्जिस्ट नहीं करता होगा जिस हिसाब से टाइप बना रखा है इस जगह का नाम है यूमेशिमा में आपको एक्सपो 2025 मिलेगा मैंने निगाता से ही ट्रेन पकड़ी थी आई थिंक ग्रीन लाइन पकड़ के आया था मैं और यहाँ तक आने के मेरे लगे 380 येन 380 ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 250 रुपये के आसपास हो जाते हैं मुझे बाद में पता चला कि मैं अपना कार्ड भी टाइप कर सकता हूँ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकिन उससे पहले ही भाई मैंने कैश विड्रॉ कर लिया था वेलकम टू एक्सपो 2025 इस एक्सपो से पहले भाई मैंने एक बार जो दुबई के अंदर एक्सपो हुआ था ना वो भी अटेंड किया था आप लोगों को शायद याद होगा दुबई में एक्सपो हुआ था 2020 में लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 में बिकॉज ऑफ द कोविड और आई थिंक ये एक्सपो एकदम अरेंज किया हुआ है एकदम यहाँ का जो पोर्ट है ओसाका का पोर्ट क्योंकि उधर आपको वो पोर्ट की जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं कंटेनर को उठाने वाली वो दिख जाएंगी तो सबसे आगे जापान का फ्लैग है उसके बाद में अल्जीरिया आई थिंक उसके बाद है ना फ्लैग अल्फ़ाबेटिकली लगा रखे हैं एंट्री एकदम दुबई वाले एक्सपो में थे ना ऑलमोस्ट वैसे की वैसे ही है कंचिवा तो भाई ये मेरी टिकट आ गई है कैन आई गेट प्रिंट इफ आई वांट प्रिंट नो प्रिंट ओनली दिस ओके प्लीज 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 इट्स ओके ये भाई ये मेरे को है ना QR कोड नहीं मिल रहा था फाइनली मुझे मिल गया मैं ईस्ट गेट ईस्ट ओके ओके This QR code screenshot. Okay. ओके स्क्रीनशॉट ओके arigatou gozaimasu arigatou भाई बाकी अभी तक मैंने कोई पवेलियन नहीं देखा है लेकिन इस एक्सपो की ये वाली जो ये लकड़ी का डिज़ाइन है क्या है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप बताना मुझे आगे कहीं पे लिखा हुआ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जापान के अंदर इतने भूकंप आते हैं लेकिन हमारे डिज़ाइन हम ऐसे बनाते हैं कि वो किसी भी भूकंप को स्टैंड कर सकते हैं और अब पूछते हैं किसी के कि इस डिज़ाइन का मतलब क्या है ये मेरी परसेप्शन है इस डिज़ाइन को लेकर हेलो वेयर आई कैन गेट द पेपर फॉर एवरी पवेलियन लाइक द मैप हाँ The black black building and this building what is this this way. yeah no English Oil ring. huh Oil ring. oh it's everything it's onion ring Oil ring. ओके arigatou gozaimasu मैं बेचारे भाई को नहीं पता यार मैं बेचारे भाई को कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आगे जाके उधर से ना देख के आ जाता हूँ एक बार अच्छा तो ये क्या है ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना ये पूरे गोल चकीरा से बना हुआ है मतलब कि एक पूरी रिंग है इस शेप में जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के पवेलियन बने हुए हैं वेयर आई कैन गेट द मैप हियर あちらインフォメーショントイレでしたら右手の奥にございます。 इंग्लिश मैप イングリッシュ。あ、そうですね。あちら置いてもらったら大丈夫です。 arigato hello konnichiwa do you have maps Yeah, we are selling English to Japanese box English how much at 200 yen. can I pay by cash or card Card. okay no problem Just one. just one and do you have some passport also like Not here. You need to go how far here. 10 minutes. 10 मिनट्स ओके तो भाई मैं अभी यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इनका डिज़ाइन का मतलब क्या है क्या नहीं वैसे कोई बात नहीं तो ये जो मैप है ना यहाँ पे इसका प्राइस है 200 येन विच इज़ अराउंड 120 रुपये के आसपास दिस वन Yeah. Okay. And then check this one. नो प्रॉब्लम ओके अब ऊपर जाके है ना बैठने की कंफर्म जगह होगी वहाँ पे जाके बैठ के फिर आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं किस तरीके से नहीं यार कुछ तो स्पेशल है इसके बारे में ये डिज़ाइन देखिए आप आई थिंक ये पूरी लकड़ी है इसके अंदर भी है ना कुछ भी सीमेंट वेमेंट नहीं लगा रखी
भाई सच में बहुत प्यारा बना रखा है यार। ये देखिए, ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है, बीच में से मेटल के जो फैब्रिक्स हैं जो भी हैं वो सब लगे हुए हैं, लेकिन पूरी रिंग बनी हुई है। और इसी रिंग के अंदर आपको जो अलग अलग कंट्रीज के पवेलियंस हैं वो मिलेंगे। जैसे सामने आपको दिख रहा है ये लग्जमबर्ग का है, वो नहीं पता किसका है, आगे आपको कोरिया का दिखेगा, और ये वाला है मलेशिया का। तो ये वाला कंसेप्ट बड़ा तगड़ा लगा यार मुझे। आई थिंक जो जापान के पवेलियन है ना, जो जापान की प्राइवेट कंपनीज है, उनको इस रिंग से बाहर रखा हुआ है, वो बाहर है, और कंट्रीज वाले इस रिंग के अंदर है। हाँ भाई, अभी मैंने ना चैट जीपीटी खोल के इस एक्सपो के बारे में पूछा चैट जीपीटी से कि भाई इसके बारे में ये बता। तो ये जो आपको ये वुडन रिंग दिख रही है, ये भाई इसकी टोटल लेंथ है 2 किलोमीटर। तो अगर आपको पूरा चक्कर काटना है तो 2 किलोमीटर पूरी लेंथ हो जाएगी, और ग्राउंड से ये 20 मीटर हाइट पे बना रखी है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात और क्या है कि इसके अंदर जो 70% लकड़ियाँ हैं ना, वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि फ्रेश लकड़ी काट के यूज़ हुई है। 2011 में जो अर्थक्वेक आया था, या फिर जापान के अंदर जो बाकी क्लेमिटीज आती रहती हैं, जो भी हैं, उनमें जो लकड़ियां वेस्ट हो गई थी, उन्हीं लकड़ियों को वापस से यहाँ पे रिफर्बिश करके इसमें यूज किया गया है। और ऐसा बोल रहे हैं कि इसका जो डिजाइन है वो क्योटो का एक टेम्पल है जो लकड़ी से बना हुआ है, जिसके अंदर एक भी कील यूज नहीं हुई है, उसके बेसिस पे बनाया है। जिस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि इसको बनाने में, इस पूरी रिंग को बनाने में किसी भी कील का यूज नहीं हुआ है। आपस में जो वुडन स्ट्रक्चर है उनको एक दूसरे से अलाइन करके बनाया गया है। तो भाई यहाँ पे उधर कोरिया का था, लग्जमबर्ग का, ये सामने अजरबैजान का आ गया है। भाई अच्छा किया वहाँ आ गया, सच में वर्थ है यहाँ पे आना। ये सामने जो दिख रहा है ये है मोनाको का, और मोनाको के जस्ट साइड में आपको दिखेगा टर्की का, और टर्की के जस्ट साइड में जो ये बड़ा सा दिख रहा है ना, ये है थाईलैंड का। भाई ये सामने वाला जो है ये है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। और भाई सच में ये मेरे को ना थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। उधर थाईलैंड वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सऊदी वालों का जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा यूनिक लगा। और भाई सच में सऊदी की तारीफ करनी पड़ी, खास करके जब से मोहम्मद बिन सलमान MBS आए हैं ना, इन्होंने सऊदी की काया पलट कर दी है। जिस तरीके से वो सऊदी में आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को जो फ्रीडम दे रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया के लिए ये बंदा सच में बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कोई ना कोई केस में फंसाने की वो करते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की बातें बहुत करते हैं, लेकिन अपने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन भूल जाते हैं कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या किया था। भाई जब आप इतने बड़े लेवल पे होते हो तो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। मैं ही नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है। अरे भाई ये रहा अपना इंडिया का, इसमें देख के आऊँ क्या मैं? इंडिया को तो देख के ही आना है भाई। इंडिया के जस्ट साइड में आई थिंक इंडोनेशिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं भाई इसमें नाम नहीं लिखा हुआ यार। फिर ये डिज़ाइन कैसे से बना रखा है यार। चलो नीचे चल के आते हैं, देख के आते हैं भाई इंडिया का। वापस ऊपर आ जाऊंगा मैं। सबसे पहले अपने कंट्री वाले में चलते हैं कि कैसा बनाया है उन्होंने डिज़ाइन को। अरे बाप रे भाई, अरे सनसेट हो रही है यार, बड़ी प्यारी लग रही है भाई। जापानियों की सच में तारीफ तो करनी पड़ेगी, ये डिज़ाइन सच में यूनिक है। ये सारे के सारे लोग हैं ना उधर ऊपर सनसेट देखने जा रखे हैं, ऊपर से सनसेट बड़ी प्यारी आ रही है। अब नीचे जाने का रास्ता मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, आई थिंक शायद मे बी वहाँ से। ये यार अपने इंडिया को यार अपने डिजाइन विजाइन के ऊपर काम करने की जरूरत है। सच में बहुत बेसिक सा डिजाइन बना रखा है। ये लोटस पेटल्स बना रखे हैं, आई थिंक ठीक है, अच्छा है, लेकिन यार अगर अपने को दुनिया के लेवल पे इन्फ्लुएंस छोड़ना है तो अपने को अपने डिजाइन विजाइन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं अपने इंडिया के पवेलियन से, और उसके बाद भाई आपको अलग अलग जगह के जो चैट जीपीटी से पूछ के जो बेस्ट पवेलियन होंगे उनके अंदर विजिट करूंगा। हाँ तो वही कह रहा था कि यार अगर अपना पवेलियन हेडलाइन नहीं बनाएगा ना तो लोग उतने विजिट नहीं करेंगे, और लोग विजिट नहीं करेंगे तो अपने पास एक जो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी थी अच्छी खासी मार्केटिंग करने की, अच्छी खासी चीजें दिखाने की, वो सारा का सारा नैरेटिव लूज कर जाएंगे। अब भीड़ में फर्क देखिए, ये देखिए लोग उसमें अच्छी खासी लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपने इंडिया वाले में आप भीड़ देखना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये काइंड ऑफ अपना जो नमस्ते का जेस्चर होता है वो, और बाहर जो अपने कमल का फूल होता है उसके पेटल्स। ये भाई अपने अंदर का डिज़ाइन, यहाँ पे अंदर वर्ल्ड एक्सपो भारत ओसाका जापान, वो आई थिंक यहाँ पे नाम इंडिया हटा के भारत कर दिया है। इधर कोणार्क जो टेम्पल है उसको दिखा रखा है, टेराकोटा इंस्टॉलेशन। अच्छा इसके अंदर क्या है कि अपने जो इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हर जगह से मिट्टी लाके कुछ ना कुछ ये जो ऊपर आपको डिज़ाइन दिख रहा है वो बना रखा है। मे बी इसका बर्तन है, नीचे कुछ और डिज़ाइन, वो सारी की सारी चीज़ें। और ख़ास करके इधर जो अपना कोणार्क टेम्पल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि किस तरीके से उसका डिज़ाइन बना है।
एक 3D काइंड ऑफ इमेज दिखाने का ट्राई किया गया है। अरे इधर अच्छा यूपीआई को अच्छे से दर्शाया गया कि किस तरीके से इंडिया के अंदर डिजिटाइजेशन हो रहा है। इनोवेटिव भारत, इनोवेटिव इंडिया। ये अपना इंडिया का मैप। हाँ ये वाला है ना, ये वाला कुछ अच्छा लग रहा है मुझे कि हम फ्यूचर को क्या देने वाले हैं, फ्यूचर में हमारे क्या क्या प्लान है। ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। ये अपनी जो अपनी सबसे पहली सैटेलाइट थी, नहीं ये आई थिंक आर्यभट्टा है या फिर ये जो अपने उसके ऊपर चांद के ऊपर रोवर भेजा था वो वाला है। लेकिन जो भी है ये इसरो वाला मिशन है। फिर उधर जो अपने इंडिया में अपन ने वंदे भारत रेलवे बनाई है उसका वहाँ पे एक डमी टाइप रखा हुआ है, वो अच्छा है। ये अपने जो इंडिया में क्रिस्टल्स होते हैं वो दिखा रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। हावड़ा ब्रिज 1943। अरे मेरी डिस्ट्रिक्ट आई थी इसके अंदर, चरखी दादरी, वहाँ से हूँ मैं। गुजरात जोन, ये गुजरात का एक डेडिकेटेड टाइप ऑफ। उधर अपने सरदार वल्लभ भाई वाला स्टैचू, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू। फिर यहाँ पे आई थिंक एक पोर्ट को दिखा रखा है, शिप्स को दिखा रखा है, एयरपोर्ट को दिखा रखा है, सोलर को दिखा रखा है, विंड को दिखा रखा है। इंडिया आपको पता है ना, नॉट द टॉप बट वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सोलर सेल्स। और हमारी इस मामले में चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। यहाँ पे अपने इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये अपने इंडिया का जो टेक्सटाइल है उनको दिखा रखा है। ये देखिए, अब मैं डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ जो मैं थोड़ी सी कंप्लेन कर रहा था। मैं देखो मुझे अभी भी जो दुबई के अंदर एक्सपो था ना उससे बेटर लग रहा है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है यार। ये बेल्जियम का है, ये देखिए ये है सिंगापुर का। कुछ फ्यूचरिस्टिक टाइप लग रहा है ना, एकदम स्फीयर। अब मैं सर्च करने वाला हूँ कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। भाई सिंगापुर वाले में लाइनें बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सिंगापुर का पवेलियन देखिए। वी आर स्मॉल इन साइज बट बिग इन ड्रीम्स, होम टू मिलियंस ऑफ ड्रीम्स। द सिंगापुर पवेलियन ऑल्सो नोन एज द ड्रीम्स फेटल, द स्टोरी ऑफ आवर आइलैंड नेशन। भाई छोटा सा देश है यार। मेरे हिसाब से ये अपने दिल्ली और मुंबई के एरिया को मिला देंगे ना तो फिर आई थिंक उनका एरिया बड़ा हो जाएगा। ये भाई सिंगापुर के पवेलियन का इंटीरियर डिज़ाइन है, बहुत मिनिमलिस्ट टाइप है कि बेचारों के पास इतनी चीज़ें नहीं है दिखाने को, लेकिन जो इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है ना अच्छा है भाई। ये देखिए जो सिंगापुर एयरपोर्ट पे अगर आप जाओगे ना तो इसी तरीके के वो डिज़ाइन मिलेंगे जिस तरीके से उन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। पेड़ पौधे के ऊपर अच्छा खासा वो इन्वेस्टमेंट और ध्यान दे रहा है सिंगापुर। क्या गंदी राइटिंग है भाई मेरी। अरे कैसे होगा। तो भाई यहाँ पे ना मैंने एक ड्रीम लिखी, मैंने लिखा बॉर्डरलेस वर्ल्ड, कि भाई ऐसी दुनिया जिसके बॉर्डर ना हो। बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, मेरे को लगता नहीं कभी ऐसा होने वाला है क्योंकि इंसान पता ही है आपको, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा है ना वो फिर ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे लोग क्या करें अपने ड्रीम लिख रहे हैं और ये यहाँ पे सेंसर वेंसर जो वहाँ पे लगे हुए हैं ना उसको ऐसे हाथ में पकड़ के आप ऐसे आगे कर दो, फिर ये जो गोल गोल है इनके अंदर लाइट जल जाएगी कि भाई आपकी ड्रीम एक्सेप्ट हो गई है। और ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई है ना वहाँ पे शो होगी। अब ऊपर ही जा रहा हूँ।
अपने वो आकाश गंगा नहीं होती है जो प्लेनेटेरियम, वैसी सी स्क्रीन बना रखी है भाई। अब मैंने तो बॉर्डरलेस की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी, देखना कैसी दिखेगी वो। अरे मेरी आवाज़ गूंज रही है। हेलो 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 भाई, आवाज़ गूंज रही है। अच्छा है यार ये कंसेप्ट सच में। अरे हाँ, ये देखिए सिंगापुर का कंसेप्ट, अंदर ही अंदर पेड़ों को कैसे ग्रो कर रखा है। सच में अच्छा डिजाइन है यार, गुड जॉब सिंगापुर, गुड जॉब। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कॉमन्स का कैसे है। आई थिंक उन कंट्रीज का है कि जिनके पास उतना बजट नहीं है तो उन्होंने फिर इकट्ठा यहीं पे कर दिया है। अब भाई फ्लैग वो वाली कंट्री कौन सी मैं भूल गया, भूटान है। फिर ये भाई कंट्रीज के नाम याद नहीं आ रहे मेरे को। ये लाओस है ये वाली, या कंबोडिया, हाँ लाओस है ये वाली, आई थिंक लाइबेरिया। भाई कंट्रीज के नाम भूल गया मैं। हाँ सॉरी, उधर फिर बेलारूस आई थिंक, फिर मंगोलिया। पाकिस्तान का डेडिकेटेड नहीं है, पाकिस्तान ने यहीं पे कर रखा है। हाँ लाइबेरिया भी है। आई थिंक ये वाली वो कंट्रीज हैं जो थोड़ी इकोनॉमिकली वीक हैं, उन्होंने ना फिर छोटी छोटी जगह ले रखी हैं। उनके पास पूरे बड़े बड़े वो आपको नहीं मिलेंगे। ये ताजिकिस्तान का है, बड़ी प्यारी कंट्री है भाई, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फेडचेंको ग्लेशियर। फिर ये है डेमोक्रेट DRC। हाँ Sao Tome, Principe, two islands. ओके, साउथ टोमे एंड प्रिंस, ओके West Africa. हाँ। ये DRC का है भाई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस देश के साथ भी बेचारे के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इतनी ज्यादा इनके पास भाई मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबके ऊपर और किसी का ही हाथ है। कॉपर भी है इनके पास, कोल्टन क्या है, कोबाल्ट आई थिंक बैटरीज में यूज होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताना आप। फिर टांटालिए क्या है, फिर लिथियम भी इनके पास अच्छा खासा है। इनके पास ये क्या गोरिल्ला है, चिंपैंजी हैं, बोनोबोज। छोटा है लेकिन अच्छा है। ठीक है, ये बुर्किना फासो, यही भाई बहुत गरीब देश है। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्री, मंगोल एम्पायर। भाई ये देखो ना, ये भाई एक टाइम में ये देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया बचा हुआ था। असम, दिल्ली, पटना, कम्बारत, गुजरात, कराची, ये सिर्फ ये देखिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया बचा हुआ है। बाकी मंगोल्स ने भाई ऑलमोस्ट पूरे एशिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। चाइना वाइना सब तक आ गया था भाई। एक और मंगोलिया की ट्रिप कर लो क्या, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। गर्मियों में वही एकदम एक्सट्रीम वाली। ये देखिए पुराने टाइम में मंगोलियन स्क्रिप्ट, इसके ऊपर ऐसा बोलते हैं मंगोलियन स्क्रिप्ट के ऊपर जो तिब्बतियन स्क्रिप्ट है ना, उसका इन्फ्लुएंस है, ऐसा बोलते हैं। मैं श्योर नहीं बता सकता हूँ आपको। मंगोलियन स्क्रिप्ट भी ऐसे लिखी जाती है। इधर फिर पैलेस्टाइन में आई थिंक ये मदर ऑफ पर्ल, वेलकम टू पैलेस्टाइन। और वो फिर अल अक्सा मॉस्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो भी अपने मुस्लिम भाई हैं प्लीज़ बताना यार, ये वही मॉस्क है जहाँ से मोहम्मद साहब आई थिंक जन्नत की तरफ गए थे। आप प्लीज़ करेक्ट करना। ये पैलेस्टाइन का एक और बना हुआ है, बोले तो फिलिस्तीन। नाइजीरिया? Nigeria, made of scrap metal. You can touch it. I can touch it? Yeah. Okay. ये स्क्रैप मेटल से बना और इसको आप टच कर सकते हो। अच्छा, कॉफी वॉफी इनके पास भी अच्छी खासी है क्या? ये इनके आई थिंक जेमस्टोन। ये भाई अपने पड़ोसी का। ये है भाई जो हिमालयन सोल्ट नहीं होता, पिंक सोल्ट। दुनिया के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पाकिस्तान के पास हैं हिमालयन सोल्ट के, जो अपन काला नमक बोलते हैं, काला नमक। और ये आई थिंक क्रिस्टल, इवन यहाँ पे जो नीचे फ्लोर बना रखा है ना, ये भी पिंक सोल्ट का ही बना रखा है।
information panel to use it, just place the rock salt over there. The menu will pop out and just tap on the menu, you will proceed. ब्रेक कितने बजे होती है आपकी? पर फिर पाकिस्तान ने सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रखा है, नमक। नमक के अलावा इन्होंने कुछ दिखा नहीं रखा है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये वो रोक्स हैं नमक वाले। फिर इन्हीं को पीस के जो अपने घरों में, अपने इंडिया में भी जो ज़्यादातर नमक आ रहा है ना, काले वाला नमक जो अपन खाते हैं, वो पाकिस्तान से ही आता है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, लेकिन मैंने ये बात कहीं पे सुननी थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ब्लैक सोल्ट का या फिर रेड सोल्ट का पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को तो यार बहुत छोटा सा पेविलियन बना हुआ है, नमक के अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। अरे ये आ गई भाई मेरी फेवरेट कंट्री, ऑफ कोर्स इंडिया के बाद। अपना देश तो सबका ही अच्छा होता है भाई। तो एंट्री करते हैं। पर यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं यार, होना चाहिए था जिससे मैं थोड़ी बहुत बात तो कर लेता। छोटा पवेलियन है, लेकिन अपने कल्चर को और अपने नेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। छोटी इकोनॉमी है बेचारी यार, अब क्या करें, बट इट्स गुड। पर मेरी भूटान से ये शिकायत है यार, प्लीज हमें आने दो यार, एंट्री दे दो अच्छे वाली, बिना टूर गाइड के। मैं सच में ना भूटान को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन ऑनेस्टली पीछे चला जाता है कि यार वो टूर गाइड लेना पड़ेगा और मेरे पास फुल फ्रीडम नहीं होगी भूटान के अंदर। तो प्लीज भूटानीज गवर्नमेंट कर दो अलाउ, इवन तो आप लिमिटेड अलाउ कर दो, लेकिन बोलो भाई जहाँ जाना है ना वहाँ जा। ये मेडागास्कर का है भाई, मेडागास्कर। ये जो पेड़ है ना, आपको या तो मेडागास्कर में मिलेंगे या फिर आपको मिलेंगे आई थिंक यमन के स्कोटर आइलैंड में, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये बाओबाओ ट्री बोलते हैं इसको। एक्सक्यूज मी, दिस इज बाओबाओ ट्री है? तो भूटान का वैसे पवेलियन भी है वहाँ पर, और भूटान के ना यहाँ पे आपको शॉप भी मिलेगी, जैसे भूटान हो गया, फिर इधर मेडागास्कर है, और ये सूडान, और ये देखिए इधर भूटान की शॉप। ये कौन सी कंट्री भाई? AW बिस्मिल, इज इट माली? So what's this? AW Bismillah? Bismillah, this is welcome. Oh, yeah, but in Arabic, yeah. ये जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें प्रॉब्लम चल रही है, जिनमें डिक्टेटर हैं, उन सब ने अपनी डिक्टेटर के यहाँ पे फोटोज लगा रखे हैं, आर्मी वाले। शुभम अभी उधर माली की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है आई थिंक। ये भाई इधर बेलीज, ये बेलीज की कॉफी, और ये बेलीज वाला जो सिंक होल जहाँ पे मैं नहीं गया था। ईस्ट इंडियन मेसितो खेरोले गुरिफूना माया एशियन मेनोनाइट। भाई तगड़ा लेजर शो हो रहा है। हाँ पानी है, पानी है, पानी है भाई। पानी ऊपर हवा में फेंका जा रहा है और उसके अंदर लाइट मारी जा रही है जो तगड़ा एक इफेक्ट क्रिएट कर रही है। भाई तगड़ा है, तगड़ा है। ये कहाँ का है भाई? ये जो कंट्री है ये लग तो तगड़ी रही है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है भाई माल्टा का, और ये भी काइंड ऑफ अच्छा ही है। मेन पीछे तो इतना कुछ ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा, लेकिन आगे इन्होंने क्या कर रखा है, एक पूरी सी स्क्रीन बना रखी है कर्व वाली, जो अपने LG की LED कर्व वाली स्क्रीन आती थी वो, और बीच में गेट दे रखा है और दोनों तरफ पानी। अच्छा तो लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है ना जैसे केव के अंदर एंट्री हो रही है। अंदर नहीं जाऊंगा मैं इसके।
ये भाई नॉर्डिक सर्कल की सारी कंट्रीज, इसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, एक कंट्री और कौन सी बच गई, स्कॉटलैंड। भाई नॉर्डिक सर्कल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये देखो, ऊपर आपको लोग चलते हुए मिल ही जाएंगे। ये एक और देश है भाई आगे, ये है तुर्कमेनिस्तान का। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, तुम एंट्री तो देते नहीं हो किसी बंदे को, तुम यहाँ पे एक्सपो में करके आ रहे हो। भाई बड़ा पैसे वाला देश है, इनके पास गैस, आई थिंक गैस ज़्यादा है, तेल वेल इतना नहीं है, लेकिन जो नेचुरल गैस है वो तो दबा के है भाई इनके पास। अच्छा बना रखा है, लेकिन भाई अब तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ पे जब तुम किसी को एंट्री देते ही नहीं हो? खोल दो यार एंट्री, मतलब आप तुर्कमेनिस्तान बिना टूर के जाना बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ पे देखिए ये फैमिली मार्ट बना हुआ है। फैमिली मार्ट वही जापान की फेमस कन्वीनियंट स्टोर चेन, जैसे 7-Eleven है वैसे ही फैमिली मार्ट। आई थिंक फैमिली मार्ट मेड इन जापान, मतलब कि बोर्न इन जापान। 7-Eleven मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कई जगह मैंने सुना था कि 7-Eleven कैनेडियन ब्रांड था और बाद में फिर जापानीज ने परचेज कर लिया। भाई ये सबसे बेस्ट तो मुझे यही लग रहा है जो इन जापानियों ने बनाया है, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत तगड़ा बना है यार। छोटा मोटा खा के आ जाता हूँ और उसके बाद फिर अपने वापस से कंटिन्यू करेंगे घूमना। भाई तगड़ी भीड़ लगी हुई इधर तो। अगर एक्सपो के अंदर नवंकुर घूमने आ जाए तो क्या खाएगा? नवंकुर गालियां देगा मेरे को भी। नवंकुर छोड़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खाना है। मैं नीचे फैमिली मार्ट में जाके खाने वाला हूँ अब। नहीं चीजें दिख तो गई यार, लेकिन मैं टेस्ट को लेके थोड़ा सा वो हूँ कि यार क्या पता अच्छा टेस्ट मिले या ना मिले। चलो एक बार मैं देख के आता हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है दोबारा। फ्राइड चिकन करी लेता हूँ। हाँ फ्राइड चिकन करी, पोर्क, चीज स्टफ्ड हैमबर्ग, स्टेक करी, फ्राइड चिकन करी खाते हैं। चलो यार ये देखिए भाई ये है खाना, और इसका प्राइस कितना पड़ा मुझे? 760 रुपये का। अगर एक्सपो के हिसाब से देखें ना तो प्राइस उतना महंगा नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बड़ी थोड़ी सी मिली है। बिल्कुल यूँ लग रहा है किसी बच्चे को खाना दिया है। और भाई करी भी कोई इतनी स्वाद नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा कि नीचे फैमिली मार्ट से ही मुझे खा लेना चाहिए था। ये चिकन फिर भी ठीक है भाई। खाना खा के आ चुका हूँ और आई होप, अरे हाँ अब तो मेरे पास पैसे आ गए हैं, लेकिन भाई यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, तो क्या ऑर्डर करें? एक ग्रीन टी है, नेचुरल मिनरल वाटर है, ये फ्रूट ड्रिंक लेते हैं। यहाँ भी गया देखो, बहुत आसान है भाई, सिर्फ बटन दबाना है, जो भी आपके पास वो पीछे स्टॉक में से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, कार्ड टाइप करना है। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान प्रोसेस। ये कहाँ से आ रहा है भाई? देखेंगे मेरा भी आएगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से दिखा रहे हैं ये जो भाई आपको दिख रहा है सामने, दिस इज़ कनाडा। और आई थिंक एंट्री बंद हो चुकी है, इसीलिए इतनी भीड़ नहीं है आई थिंक। भाई मेन मेरे को यूएसए वाले में जाना, उसकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। मेरे को लग रहा था वर्थ नहीं होगा, लेकिन अब मेरे को दुख हो रहा है कि पूरे दिन का पास ले लेना चाहिए था। अच्छा है ये यूएई का है भाई यूएई का भी अच्छा बना रखा है सच में। अभी बंद हो चुका है यूएई का भी, लगभग सबका ही बंद मान लीजिए। कतर का सिंपल सा ही लगा मुझे यूएई वाला ज़्यादा अच्छा लगा, और अभी अंदर जाने नहीं दे रहे, लेकिन काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। और सऊदी का भी काफ़ी अच्छा था। इधर फेस्टिवल स्टेशन, सामने फ्रांस, और उधर है भाई यूएसए। मुझे यूएसए से ज़्यादा बाहर फ्रांस वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है सच में। पर लग नहीं रहा मेरे को एंट्री कोई देने वाला है, क्योंकि बाहर भीड़ ही नहीं है। बंद हो गई भाई एंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओ भाई अच्छा बना रखा है भाई सच में। वॉशिंगटन डीसी, इट्स क्लोज्ड। तो ये भाई ये यूएसए ने इधर दोनों तरफ है ना स्क्रीन लगा रखे हैं बड़ी, इधर यूएसए का झंडा। और भाई इतनी लंबी लाइन मैंने किसी भी पवेलियन के लिए नहीं देखी है। तो सच में जिस हिसाब से लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि यूएसए इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट। और अभी है ना यहाँ पे जो यूएसए पवेलियन के बाहर जो इनकी मार्केटिंग या फिर जो इन्होंने बाहर बंदे खड़े किए होते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने पूछा यार तुम्हारा थीम क्या है? बोलता हमारा थीम है फ्यूचरिस्टिक के ऊपर, और सबसे जो मेन थीम है जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो है स्पेस वाला। इन्होंने यहाँ पे है ना जो अपोलो 12 मिशन था इनका, उससे जो लूनर सैंपल थे ना वो उठा के इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। तो आप सोच के देखिए भाई, उस लूनर सैंपल को इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो कितना सेक्सी लग रहा होगा वो। मतलब कि वो चांद से लाई हुई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, जिसको आप टच तो नहीं लेकिन देख सकते हो। तो हाँ, और इन्होंने जो स्पेस ट्रेवल है वो वाला थीम भी इन्होंने रखा हुआ है। वर्थ है भाई, मेरी तरह स्टूपिड मत होना, पूरा दिन का पास लेके आना। मैं तो ऐसे ही था, एक बार तो स्किप करने वाला था मैं कि छोड़ो। अपने जापानी भाइयों ने ये जो लकड़ी का सिस्टम बना रखा है पूरा रिंग, इसी को ही देख के खुश हो गया।
मैं भी एक बार ऊपर भी जाके आऊँगा यार, अभी तक ऊपर नहीं गया हूँ मैं। और यहाँ पे भीड़ देखो आप कितनी है। अब यार पूरे एक्सपो के अंदर है ना लाइट शो हो रहा है, पूरे एक्सपो के अंदर लोग उधर भाग रहे हैं, इसका मतलब उधर अच्छा होने वाला है क्या? अरे हाँ भाई उधर देखो ड्रोन्स। अरे बाप रे भाई, भाई तगड़ा शो था। लाइफ में पहली बार मैंने ड्रोन शो देखे हैं। ऐसे होते हैं काफ़ी जगह हुए हैं, लेकिन मेरा पहली बार था कि मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये पुर्तगाल वाला भी अच्छा है सच में। तो आई थिंक अभी बंद हो गया सारे के सारे। अरे देखो मस्त तरीके से दिखा रखा है, एग्जिट उधर भी दिखा रखा है, उधर भी दिखा रखा है, ईस्ट वेस्ट। भाई साहब आज भाई चांद भी पूरा निकला हुआ है। आज बुद्ध पूर्णिमा है ना, लेकिन जापान के अंदर जो बुद्ध पूर्णिमा है वो अप्रैल में आती है हमेशा, 8 अप्रैल को हर बार। सामने आ गया भाई ईस्ट गेट, इसी से एंट्री ली थी मैंने। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी देखनी है ना आपको जापान के अंदर। देखो यार भाई जितने भी बंदे हैं इनमें से 80% लोग गाड़ी में नहीं आए हैं, लगभग 80% के आसपास लोग मेट्रो यूज़ करने वाले हैं। पूरा घूम के उधर मेट्रो स्टेशन बना रखा है, सब लोग उधर जा रहे हैं। और आज मेट्रो के अंदर भाई माहौल देखने वाला ही होगा, किस तरीके से भीड़ लगेगी देखना अब आप। भाई मज़े आने वाले हैं मुझे कंफर्म लग। अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं। अरे ये दादाजी देखो मेरे से तेज़ भाग रहे हैं। भाई साहब शुक्र है मेरे को लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई साहब तगड़ा ही सिस्टम है भाई ये मैनेजमेंट सच में अच्छी है भाई, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। और उससे अच्छे लोग कि उस चीज़ को और ओ भाई अरे भाई देखो देखो एग्जिट किधर से है, एग्जिट
कट गए भाई पैसे। और यार टिकट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। सेम, ऐसा नहीं है कि टिकट खरीद के मुझे सस्ते में पड़ी है, सेम प्राइस। भाई कूल यस। ये भाई मैक्लेरन की कौन सी है, ये तगड़ी लग रही है। एक जापानी बंदा इसकी फ़ोटो खींच के लेके गया है। हाँ, फरारी का शोरूम है भाई। फरारी अप्रूव्ड, क्लोज्ड, फरारी अप्रूव्ड। अभी हॉस्टल नहीं जा रहा हूँ यार, मैं थोड़े इधर एक क्लब जाके आ रहा हूँ। देखते हैं कि क्लब का रात को माहौल कैसा होता है। इवन तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, अगर बनाने दी तो अच्छा है, वरना क्लब का माहौल देख के फिर वापस आ जाऊँगा मैं। कहीं पे चले जाओ भाई, ओसाका के अंदर हर टाइम आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। एक बार मैं इस वाले में जाके आ रहा हूँ, द पिंक करके क्लब है यहाँ पे। देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। ये वाला है भाई। यार एक पंगा हो गया है, मेरा वॉलेट गुम हो गया यार, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गया। अब चेक करने जा रहा हूँ। एक जगह मैं बैठ के यहाँ बैठा था, या तो यहाँ है, वरना भाई पता नहीं कहाँ कर दिया गुम मैंने भाई साहब। यहाँ बैठा था मैं भाई, यार मेरा वॉलेट मिल गया। आज तक वॉलेट गिरा नहीं था, मैं गलती से ना उधर जहाँ पे था ना वहीं पे भूल के आ गया था। तो उन्होंने बस मेरा नाम चेक किया और उन्होंने दे दिया। भाई साहब सैल्यूट है जापान को। आज तो आपका भाई अब क्लब में पक्का जाएगा। मैं पासपोर्ट लेके आ रहा हूँ, उस क्लब में ना पासपोर्ट मांग रहे थे, तो पासपोर्ट से फिर मुझे एंट्री मिल जाएगी। गुड, थैंक यू जापान। Okay. The most unique drink. भाई यार कतई बोरिंग क्लब था। या तो ये भी हो सकता है आज वो है वीकेंड नहीं है, वीकडे है ना, तो ये भी आई थिंक एक बड़ा रीजन है। तो वापस से हॉस्टल में जा रहा हूँ। अभी ये कुछ मजे तो आ नहीं रहे थे, लेकिन क्लब के अंदर जो एंट्री थी ना वो इतनी कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी। हाँ तो भाई अपने हॉस्टल के अंदर वापस आ गया हूँ मैं एक्सपो को देख के। तो बस भाई और बहनों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।